नमस्कार मित्रों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलते हैं, पढ़ते हैं पोलिनोमियल बहुपद। पोलिनोमियल, इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो आज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, इस बात को सीखेंगे। तो बहुपद को सीखने समझने के लिए बहुपद क्या है, उसके लिए छोटे छोटे कुछ टर्म है, पहले उसको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक टर्म है जिसका नाम है, हिंदी में इसका नाम होता है चर। हिंदी में क्या नाम होता है? चर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं वेरिएबल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं वेरिएबल। तो चर क्या है? तो देखिए, चर एक वास्तव में एक प्रतीक है, चिन्ह है, ठीक है। यानी कि जब भी आप कोई भी सवाल देखते हैं, जो कि बीजगणित का खास करके होता है, तो सवाल जो भी आप देखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें एक्स वाई जेड ऐसा कुछ भी दिखता है वो चर होता है। और वास्तव में जो चर होता है, चर का मान, ठीक है, बदलते रहता है। जैसे आप किसी भी सवाल में देखते हैं एक्स वाई जेड, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डॉट 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 ए बी सी डी पी क्यू आर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको चर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप कोई सवाल देखते हैं 2x, देखिए 2 के बगल में x है तो ये x चर है। इसी प्रकार 2y देखते हैं तो y क्या है? चर है। 10z देखते हैं तो क्या है? चर है, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हैं। और चर का जो मान होता है वह डिपेंड करता है कि इक्वेशन कैसा है, एक्सप्रेशन कैसा है, व्यंजक कैसा है, ठीक है। यानी कि यह चर जो है एक वास्तविक संख्या है, जिसको संकेत में x y z a b c d कुछ भी हम संकेत दे सकते हैं, ठीक है। तो संकेत हुआ, ठीक है, ये चर हुआ। चर का मान बदलते रहता है, आप लिख सकते हैं चर का मान बदलते रहता है, बदलते रहता है। चर का मान बदलते रहता है। इसके बाद दूसरा होता है अचर। दूसरा क्या होता है? अचर। अचर को अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है। अचर मतलब एक प्रकार का संख्या होता है, ठीक है। कोई भी संख्या होता है जिसका मान कभी बदलता नहीं है। जैसे देखिए, अचर में जैसे आप 2 3 4 5 कुछ भी संख्या रख सकते हैं। जैसे कि आप समझिए थोड़ा सा, जैसे समझ लीजिए कि 2 रुपया, ठीक है। मेरे हाथ में 2 रुपया है तो यह 2 रुपया आपके हाथ में दे देंगे तो भी यह 2 ही रुपया रहेगा, बदलेगा नहीं। 3 रुपया यदि मेरे हाथ में है तो यह 3 रुपया आपके हाथ में दिया तो भी 3 रुपया। लेकिन इसमें आपने क्या देखा, एक्स और वाई और जेड और कुछ भी संख्या रखेंगे, इसका मान बदलते रहता है। जैसे आप तो इतने, ठीक है, कमज़ोर नहीं है, आप कुछ पढ़ लिख के यहाँ पे आए हैं, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे, क्लास में सीखे होंगे, जैसे यदि आपको रहता है x + 2 = 5, ठीक है, ऐसा रहता है। तो आप निकालते हैं x का वैल्यू, क्या निकलता है? x = 5 - 2, यहाँ पर निकल गया 3, ठीक है। उसी प्रकार यदि कोई सवाल रहेगा y x में ही दिखाते हैं, x - 3 बराबर रहेगा 5, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? x = 5 + 3 यानी कि 8। देखिए, इसी x का वैल्यू यहाँ पे निकला है 8, इसी x का वैल्यू यहाँ पे निकला है 3। इसीलिए कहा गया कि ये वेरिएबल है और वेरिएबल का मान डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन कैसा है, ठीक है, इक्वेशन कैसा है। तो इसका मान x y z किसी भी सवाल में है तो निश्चित नहीं है, सवाल पर डिपेंड करता है, बदलते रहता है। तो x y जिसका मान बदलते रहता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल। चर कहते हैं जिसका मान कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलता है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट अचर, ठीक है। बात समझ गए? तो आप यह चर और अचर को समझ चुके हैं। अब एक छोटा सा बात समझना पड़ेगा जिसको कहते हैं व्यंजक। क्या कहते हैं? व्यंजक।
अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। EXPRESSION एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं व्यंजक। अब आपने देखा है कि व्यंजक क्या होता है, तो चर अचर के समायोजन से एक चीज़ लिखा जाता है, उसको व्यंजक कहते हैं। इसको सिर्फ समझिए, इसका कोई डिफिनेशन टाइप का नहीं देना है। तो व्यंजक मतलब जैसे यदि आप ऐसे लिख देते हैं 2x, यह एक व्यंजक है। यदि आप लिख देते हैं 3x - 3, यह भी एक व्यंजक है। यहाँ 4 लिख देता हूँ, चलो ठीक है। यदि आप लिखते हैं -2x, यह भी एक व्यंजक है। -5x, यह भी एक व्यंजक है। 8x, y में भी लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है। 8y - 3, यह भी एक व्यंजक है। तो इस प्रकार से जो लिखा जाता है, ठीक है, तो ये 2x, 3x - 4, -2x, -5x, 8y और -3, ठीक है। तो ये सभी एक प्रकार का व्यंजक है। तो आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है और व्यंजक क्या होता है, ठीक है। अब आप समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो ये जो बहुपद है उसको समझने के लिए इस तीनों चीज़ को जानना जरूरी था, क्योंकि बहुपद का जो डिफिनेशन होगा उसमें ये तीनों चीज़ आएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि बहुपद क्या है, ठीक है। इसको मैं एक बार मिटा लेता हूँ। तो बहुपद एक चर में एक व्यंजक है। बहुपद एक चर में एक व्यंजक है, ठीक है, जिसके चर का घात, जिसके चर का घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ गए हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ धनात्मक होना चाहिए, और इसी में ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुपद किसे कहते हैं, एक चर में, एक चर यानी कि उसमें चर एक ही प्रकार का होना चाहिए। एक चर में एक व्यंजक है जिसके चर का घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा आप देखिए, मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे देखिए, यदि आपको बोल दिया जाए कि ये क्या है, ये एक बहुपद है, तो बोलिएगा हाँ, ठीक है। अगर आपको लिख दिया जाए 2x, यह एक बहुपद है, तो बोलिएगा हाँ। अगर आपको लिख दिया जाए 3x - 5, यह एक बहुपद है, तो हाँ। अगर आपको लिख दिया जाए x², ये बहुपद है, तो भी हाँ, ठीक है। लेकिन यदि आपको ये देखिए ऐसा बहुपद है, ठीक है, और भी बहुपद हो सकते हैं, ठीक है, यानी x⁵ + x⁴ + x³, ठीक है। तो ऐसा यानी किसी प्रकार का, यानी कि ऐसा देखो एक ही चर में, देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें यहाँ से अलग है, यहाँ अलग है, फिर ये अलग है, फिर ये अलग है, फिर ये अलग है, तो इसके साथ देखिए एक ही चर है, ठीक है। तो ये सब बहुपद है। यदि आपको एक साथ ऐसा लिख दिया जाए कि ये बहुपद है, जैसे यदि आपको लिख दिया जाए x² + y, कहेंगे ये बहुपद है, तो ये बहुपद इसको नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसको नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये दो चर में बहुपद है, लेकिन आप जनरली आपको देखने को मिलेगा, ऐसा जनरली नहीं कहा जा सकता। अगले बड़े क्लास में, बहुत बड़े क्लास में इसको कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये उतना खास नहीं है। मतलब कि ऐसा में भी आप बहुपद नहीं बोल सकते, यानी कि दो चर आपने सिर्फ एक चर में, देखिए x चर है और y चर, दो चर आ गया, तो इसको बहुपद आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसको बहुपद नहीं कहेंगे। फिर क्या देखें कि ऋणात्मक और भिन्नात्मक, जैसे यदि आपको दे दिया जाए x + 1/x, ठीक है, देखिए यह क्या है, x इसका चर है,
लेकिन आपको क्या कहा कि चर का घात, जिसके चर का घात, चर ये x है और ये भी x है। देखिए यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि इसका घात कितना तो 1, लेकिन इसका घात आपके सामने आ जाएगा -1, यानी कि इसी सवाल को सीधा करके लिखा सकता है x + x पावर -1। तो आपको क्या कहा है कि ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं। देखिए ये ऋणात्मक है तो ये भी क्या है, वो बहुपद नहीं है। ठीक है, यदि आपको कोई सीधा सा सवाल ऐसे लिख दिया जाए x पावर -3 + x, ठीक है, तो आपको पूरे पीस में देखना है। ठीक है, देखिए ये पूरा एक पीस हुआ, ठीक है, एक बहुपद हुआ। इस बहुपद में एक कहीं जो चर है उसके ऊपर नेगेटिव है तो यह भी बहुपद नहीं है। इस बात को समझ रहे हैं। अब देखिए जैसे मैं y लिख देता हूँ, y पर देखिए इसे √अंडर देता हूँ, कहूँगा ये बहुपद है, आप बोलेगा नहीं, क्योंकि इसमें देखिए y पर पावर कितना है, y पर पावर है ½ तो आपको कहा गया है कि भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। तो ऐसा भी रहेगा, यह क्या होगा, बहुपद नहीं है। ऊपर वाला सभी बहुपद है, नीचे वाला बहुपद नहीं है। यहाँ पर लिख देते हैं बहुपद है, यहाँ पर लिखेंगे बहुपद नहीं है। ये बात आपके समझ में आ गया कि किसे बहुपद कहेंगे किसे बहुपद नहीं कहेंगे, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा और बात समझिए, ये चर में हुआ तो कुछ बहुपद ऐसे भी यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, -5 हो गया, 6 हो गया, ये सब भी बहुपद है। यदि आपसे क्वेश्चन में आ जाए 2 एक बहुपद है तो आप बोलिएगा हाँ बहुपद है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें भी चर है। कैसा, आप ध्यान से देख सकते हैं, आप पढ़े होंगे कभी भी कि जैसे आप देखते हैं इसके बगल में कितना 1 है, ठीक है, इसके बगल में 2 क्या ये कोफिशिएंट है, इसके बगल में 3 है। तो देखिए इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 × x⁻0, यानी कि 2 के गुना में 1। ठीक है, तो x⁻0 का वैल्यू 1 होता है। तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, कि इस 2 के बगल में 2, यानी ये बहुपद जो 2 है इसका चर x है, इसके ऊपर घात 0 है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है। ठीक है, बात समझ गए। तो ये 2, 3, -5 और ये 6, यानी जैसा भी, यानी कोई संख्या टाइप का दिख रहा वह भी एक प्रकार का बहुपद है। आप इस बात को समझ गए हैं। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि बहुपद है बहुपद नहीं है, ये बात आपको जानना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। इतना बात आप सीख गए हैं। बहुपद किसे कहते हैं बहुपद नहीं कहते हैं, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, छाप दिया जाएगा, इसमें से पूछा जाएगा कौन सा बहुपद है या फिर पूछा जाएगा इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है, तो आप पहचान लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए आप कुछ थोड़ा सा और बहुपद पहचानने के लिए देख लीजिए, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बहुपद है। ठीक है, तो इसके लिए 5x² + 2, ठीक है, 5x + 7, 4x² - 3x + 2, ठीक है, x³ + 3x² + 9। तो देखिए इस प्रकार से जो भी आप देख रहे हैं ऐसा, यह सब क्या है, बहुपद है। अब लिख देता हूँ बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए x + 1/x एक होता 1/x + 1, यानी कि जब भी आपको जो वेरिएबल है किसी हर में दिख जाए, मैंने नीचे में देखिए, क्योंकि नीचे का मतलब होता है उसका पावर नेगेटिव होता है, ऐसा आपको दिख जाए नीचे में या फिर कोई √अंडर में, तब आप कहेंगे यह बहुपद नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक और है, ऊपर में √3 नीचे में x, देखिए नीचे में दिख रहा तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, एक और है आपका √x + 3, देखिए इस पर पावर क्या है, फ्रैक्शन है, तो ये बहुपद नहीं है। तो यानी कि ऐसा फोटो आपको दिखा, आपको फोटो सिर्फ ध्यान देना है, ऐसा फोटो आपको दिख जाए, यानी कि पावर यदि x हो, y हो, z हो, उसका पावर सीधा सीधा हो तो वो बहुपद होगा। जैसे ही पावर उलट पुलट हुआ, माने कि किसी प्रकार का यानी फ्रैक्शन हुआ या नेगेटिव हुआ, वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बहुपद हाँ बहुपद ना सीख गए हैं। ठीक है, अब देखिए अब होगा क्या किताबी भाषा में, जैसे इसको बहुपद है, इस बहुपद को लिखने का तरीका
देखिए बहुपद का अंग्रेजी होता है पोलिनोमियल, ठीक है, क्या होता है पोलिनोमियल। तो इसको संकेत में पी से जनरली सूचित करते हैं। तो कभी कभी पी क्यू एक्स, यदि उसके चर में एक्स है, जैसे देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, कोई वाई वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो यदि आपको बहुपद को संकेत में यदि उसका चर x, y, z हो तो px भी लिख सकते हैं, qy भी लिख सकते हैं और rz भी लिख सकते हैं। देखिए इसका कहने का मतलब px qx भी लिख सकते हैं, rx भी लिख सकते हैं, यहाँ पे qy भी लिख सकते हैं, ठीक है, qz भी लिख सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन में यदि x है, जैसे कि ये है क्वेश्चन, इसमें x वेरिएबल है तो इसको px से सूचित कर सकते हैं, मन है qx से, मन है rx से, किसी से सूचित कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे y होता तो py qy ry ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको समझना किताब में px लिखा रहेगा तो आपको घबराना नहीं है, बस ये संकेत है और कुछ नहीं। इतना बात आप समझ गए हैं, ठीक है। अगला आपको देखना है थोड़ा सा और। तो अब देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सभी क्या है, बहुपद है। 5x² + 2, 5x + 7, 4x² - 3x + 2, x3, 3x² + 9 और 2, ये सब बहुपद है, ठीक है। अब आप इस बात को समझिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक चीज़ ये है, आप प्लस में एक चीज़ ये है, ठीक है, ऐसा बात समझ रहे। फिर इसमें एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है, तो इसमें दो चीज़ दिख रहा है। इसमें देखिए एक चीज़, दो चीज़ और तीन चीज़ दिख रहा, इसमें भी तीन चीज़, इसमें कितना दिख रहा है, एक चीज़, ठीक है। तो ये जितना मैं गोला लगाया हूँ, इस बात को ध्यान से समझिए। तो इस गोले को, ये बहुपद पूरा एक है यहाँ से यहाँ तक, तो इस गोले को जहाँ पे गोला कहने का मतलब आपको सिखाने के लिए, यानी कि 5x² और 2, यह जो है बहुपद का क्या कहलाता है, पद कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो जैसे यदि आपको लिख दिया 5x² + 2, इसमें कितने पद हैं, इसमें आप कहिएगा 2 पद हैं, ठीक है। यदि आपको लिखा जाए 2x² कहिएगा कितने पद हैं, तो आप कहिएगा 1 पद है, क्या है, 1 पद है। यदि आपको यह लिख दिया जाए 4x² - 3x + 2 कहिएगा कितना पद है, तो आप बोलिएगा 3 पद है, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुपद का नाम इन पदों के हिसाब से कहा जा सकता है, ठीक है, इसका नाम। तो यानी कि 2 पद होगा तो इंग्लिश में हिंदी में द्विपदी, 1 पद होगा तो एक पदी और 3 पद होगा तो त्रिपदी। इसके जितना हो सकता है उतना पदी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए 2 पद वाले को क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद, क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। 1 पद वाले को एक पदी बहुपद, 3 पद वाले को त्रिपदी बहुपद, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। थोड़ा सा और समझिए कि एक पदी इंग्लिश भाषा में एक मतलब होता है मोनो, क्या होता है, मोनो। तो मोनोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, MIAL, इसका नाम हुआ मोनोमियल, ठीक है। 2 पद वाला को बाइनोमियल, ठीक है। 3 पद वाले को ट्राइनोमियल, तीन पद वाले को ट्राइनोमियल। इंग्लिश में यानी कि मोनो मतलब होता है एक, इसलिए एक पदी, बाय मतलब होता है 2, इसलिए द्विपदी, ट्राई मतलब होता है 3, इसलिए इसका नाम हुआ ट्राइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल और मोनोमियल, ठीक है। इस बात को आप समझ गए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिए कि बहुपद में एक था 1 पद, 2 पद और 3 पद। तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि बहुपद में कितने पद हो सकते हैं, ठीक है। तो वास्तव में
बहुपद में परिमित रूप से अनेक पद हो सकते हैं। कहने का मतलब आपको कभी क्वेश्चन पूछ के फंसाया जा सकता है कि बहुपद में हाईएस्ट कितने पद हो सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं बहुपद में हाईएस्ट यानी परिमित पद, यानी कि जितना गिना जा सके। ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते अनगिनत, ठीक है। यानी कि 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4, जितना आप गिन सकते हैं, गिन बहुत सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको परिमित शब्द का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आप अपरिमित नहीं कर सकते, माने कि ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इसको गिन नहीं सकते। तो बहुपद के जो पद होते हैं उसको गिना जा सकता है, माने परिमित रूप से अनेक हो सकते हैं, ठीक है। इस बात को आप समझ गए हैं। तो अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक जो बहुपद है उसका जो पद आपने देखा उसके बगल में कुछ ना कुछ है। जहाँ पे नहीं भी है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ जैसे यह भी एक बहुपद है तो इसके बगल में कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए x के बगल में 5 है, यहाँ भी x के बगल में 5 है, x के बगल में 4 है, x के बगल में 3 है, x स्क्वायर था, ठीक है। तो बहुपद का जो प्रत्येक पद होता है, पद तो आप समझ गए। देखिए 1 पद 2 पद, इसमें भी 1 पद 2 पद, इसमें 1 पद 2 पद 3, तो प्रत्येक पद होता है उसके बगल में कुछ ना कुछ लिखा रहता है, उसको हम कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, उसको कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। बहुपद के प्रत्येक पद में गुणांक होता है, ठीक है। यानी बहुपद का प्रत्येक पद में कुछ ना कुछ गुणांक होता है जिसको कोफिशिएंट कहते हैं, और चर का गुणांक होता है, ठीक है। बुझ गए हैं? तो गुणांक आप समझ गए। गुणांक जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि 5x स्क्वायर प्लस 2 में x स्क्वायर का गुणांक क्या है, आप बोलिएगा 5। आपसे पूछा जाएगा 2x में x का गुणांक क्या है, क्या बोलिएगा 2। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है, क्वेश्चन में लिखा जाएगा, क्वेश्चन में आएगा कि इसका गुणांक ये है, तब आप समझ नहीं पाइएगा, इसलिए समझाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो अब आप बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब आप देख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आपको सीखना है, अगला मैं मिटा देता हूँ, बहुपद के घात। बहुपद के घात, इसको अंग्रेजी में डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री को दूसरे भाषा में थोड़ा सा मतलब अलग सिनोनिम पावर भी बोलते हैं, POWER, पावर ऑफ पोलिनोमियल। तो अब आपको सीखना है कि बहुपद का घात क्या होता है। अब अभी आप कुछ बहुपद देखिए, अब समझ जाइएगा कि बहुपद का घात क्या होता है। तो पहले कुछ बहुपद लिख देता हूँ। px के बराबर 3x पावर 7 माइनस 4x पावर 6 प्लस x प्लस 9। फिर मैं qx में लिखता हूँ, ठीक है। चलो qy में लिख देता हूँ। qy में क्या है, 5y पर पावर 6 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। एक और लिख देता हूँ rz में, ठीक है। 9z पर पावर 1, z पर पावर 2 प्लस 3z पर पावर, बस चलो इतना लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिए, आप देख रहे हैं 3x पावर 7 माइनस 4x पावर 6 प्लस x प्लस 9। तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे क्या ये बहुपद है, तो आप कहिएगा हाँ बहुपद है। दूसरा देख रहे हैं qy में, देखिए y है तो यहाँ पर y है, तो 5y पर पावर 6 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 6, कहेंगे बहुपद है। सबसे पहले आप बोलिएगा बहुपद है। फिर
आर जेड में देख रहे हैं 9z² प्लस 3z। तो अब आपसे पूछेंगे कि यह जो बहुपद है इसमें आप देखिए चर क्या है, तो सबसे पहले आप बोलिएगा इसमें चर आपका है x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको चर जो होगा उस चर पर देखना है पावर आप समझते हैं उसके ऊपर में जो लिखा हुआ रहता है, ठीक है, घात, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बगल में भी x है, इस पर पावर 0 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। तो आपको सबसे ज़्यादा घात आपको लिखना है, तो यहाँ पे x का अधिकतम घात, x का अधिकतम घात वह कितना है 7 है। तो जैसे ही आपको किसी भी पॉलिनोमियल में किसी भी बहुपद में चर का अधिकतम घात आपको मिल गया तो उस अधिकतम घात को ही उस बहुपद का क्या कहते हैं, डिग्री, पावर या घातांक कहते हैं, ठीक है। यानी कि इस बहुपद का घात कितना है 7 है। सेम उसी प्रकार इसमें y का अधिकतम घातांक कितना है 6 है, अधिकतम घातांक कितना है 6 है, और इसमें z का अधिकतम घातांक कितना है 2 है। तो इसलिए इसका मतलब हुआ कि आप समझ चुके हैं कि इस बहुपद का आपसे पूछा जाए कि घात कितना है तो आप बोलिएगा 7 है। इस बहुपद का पूछा जाए घात कितना, आप बोलिएगा 6 है। इस बहुपद का पूछा जाए घात कितना है तो 2 है। ये बात आप समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी इससे पहले आपने सीखा था कि बहुपद का नॉर्म जो होता है पद के हिसाब से एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, यानी कि मोनोमियल, उसके बाद बाइनोमियल, उसके बाद ट्राइनोमियल आपने पढ़ा था, ठीक है। तो अभी आप पढ़ेंगे घात के हिसाब से, जब घात 1 होगा, जब घात 2 होगा, जब घात 3 होगा, ठीक है, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो अब थोड़ा सा और भी बात आप देख लीजिए। इस प्रकार के बहुपद का घात आप समझ गए, ठीक है। आपको एक बात और सिखा देता हूँ। अभी आपने पीछे सीखा था, कहेंगे 2, कहेंगे 5, कहेंगे -3। सबसे पहले आपसे पूछें क्या ये बहुपद है, अलग अलग है, ठीक है। मैं अलग अलग ऊपर नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे कि 2 है, 3 है, -5, तो कहेंगे ये बहुपद है, तो हाँ बहुपद है। तो अब आपसे मैं पूछता हूँ कि इस बहुपद का घात कितना था, आपको पीछे मैं बता चुका हूँ। वास्तव में 2 बहुपद है, यह वास्तव में क्या है 2 × x⁻0 है। तो इसका चर x है, ठीक है, चर x है, तो इसका घात कितना है, x का घात कितना है 0 है, ठीक है। सेम उसी प्रकार इसमें 3 × आप y पर लिख सकते हैं, z पर किसी पर लिख सकते हैं, तो इसमें y का घात कितना है 0 है, ठीक है। इसमें भी आप लिख सकते हैं, z लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें z का घात कितना है 0 है। यह मैं किस लिए समझाया, यानी कि यदि आपको ऐसा, यानी कि आपको देखने में ये अचर पद लग रहा है, ठीक है, किसी भी बहुपद में जो संख्या होगा जिसमें x y z नहीं दिखेगा वो अचर पद होता, और अचर पद का जो घातांक होता है वास्तव में उसमें चर छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसका जो घात होता है 0 होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि अचर पद के घातांक कितने होते हैं, अचर पद का घात कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 0। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अचर पद का घात बराबर 0, ये आपको याद रखना, ठीक है। इस बात को आप समझ गए हैं। अब एक बात और आपको सीखना है, ये बहुपद हुआ, ये सब बहुपद, ये सब सीख गए हैं। यदि आपसे कहीं पर लिख दिया जाए, मैं एक बार मिटा लेता हूँ, ठीक। यदि आपसे पूछा जाए कि 0 एक बहुपद है, 0 एक बहुपद है, तो आपका जवाब क्या होगा, 0 एक बहुपद है, आपका जवाब होगा हाँ। क्या जवाब होगा, हाँ, ठीक है। 0 एक बहुपद है, आप बोलिएगा हाँ, ठीक है। लेकिन पूछेगा कि इसका घात क्या है, इसका घात कितना है, तब इसका जवाब होगा कि अपरिभाषित है। इसका जवाब क्या होगा, अपरिभाषित। यानी कि
शून्य वाला जो बहुपद है, बहुपद में जो टर्म है शून्य जैसा दिखता है, उसका घात कितना होता है और परिभाषित हम नहीं जानते हैं, परिभाषित नहीं है। ठीक है, इतना बात आप सीख गए। चलिए अगला अब आप देखते हैं, फिर से ध्यान दीजिए। अभी आपने देखा था, क्या देखा था कि कोई बहुपद, जैसे मान लेते हैं x + 5, एक ये बहुपद है। अगला x² + 2x + 2, ठीक है, यह भी एक बहुपद है। दूसरा आपको देखा जाए x³ + 3x² + 5x + 2, ठीक है, तो ये भी बहुपद है। ठीक है, अब अभी तुरंत आपने सीखा है, यदि आपसे पूछा जाए कि इसका घात कितना है तो बोलिएगा कि घात बराबर है 1। इसका पूछा जाएगा तो घात बराबर आप बोलिएगा 2। क्या बोलिएगा? 2। यदि इसका पूछा जाए तो सबसे बड़ा 3 है, तो इसका घात आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। तो अब आप ध्यान से देखिए कि घात 1 है, तो इसलिए इसका नाम हो गया एक घाती। क्या नाम हो गया? एक घाती, जिसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, एक घाती को रैखिक बहुपद कहते हैं। 2 घात होगा उसको द्विघाती कहते हैं, द्विघाती बहुपद। और 3 घात होगा, इसका नाम त्रिघाती बहुपद होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसका अंग्रेजी भी लिख देता हूँ कि एक घाती जो होगा, यानी कि एक नंबर में एक घाती है, इसका नाम होता है लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल 2 नंबर में होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 नंबर में होता है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अभी आपने पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त किए हैं। आपने सीखा एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, फिर आपने सीखा कि एक घाती, द्विघाती, जिसको लीनियर रैखिक भी कहते हैं। अब आपको थोड़ा सा और बात सीखना है। अभी तो आपने सीखा इसका नाम होता है किस प्रकार से, नाम क्या होता है? एक घात रहता है तो एक घाती, जिसको रैखिक बहुपद, 2 घात में द्विघाती, 3 घात में त्रिघाती, अंग्रेजी में लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब आपको कभी कभी इसके व्यापक रूप पूछा जाएगा। जैसे देखिए, आप जो देख रहे हैं, आप इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, तो इसको अब ABCD में थोड़ा सा प्रतीक के रूप में दिखाया जाएगा, और उसको किताबी भाषा में बोलते हैं व्यापक रूप। तो लीनियर बहुपद होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, तो व्यापक रूप में होता है A + B। क्या होता है? A + B होता है। ठीक है, बुझ गए हैं? जहाँ पर आप बोल सकते हैं A डज नॉट 0, ये इसका व्यापक रूप हो गया। दूसरा जो क्वाड्रेटिक होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax², हाँ यहाँ पे ax होगा, प्लस bx और प्लस c, जहाँ पर a बराबर नॉट 0। ठीक है, इतना बात समझ गए हैं। तीसरे के लिए क्या होगा? ax³ + bx + c, ax³ + bx² + cx + d, यहाँ भी होगा a डज नॉट 0। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा समझिए कि जैसे यदि आपसे
इसमें पूछा जाए इसका कोफिशिएंट क्या है, तो आपको कुछ नहीं देख रहा, तो उसको भी प्रतीक में सजोने के लिए इसके बगल में गुणांक में इसको आपको ए कहा गया, ए एक्स और दूसरे को बी। उसी प्रकार जब क्वाड्रेटिक में आया, यहाँ से शुरू हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि आपको इस बात को समझना, आगे चल के इसका कुछ फॉर्मूला टाइप का होगा, तो आप जब पढ़ेंगे कि बहुपद का जो शून्यक होता है वो क्या होता है, उसमें इसका यूज होगा कि ए बी सी कहाँ कहाँ क्या होता है। तो आपने देख लिया कि लीनियर में क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, इसका व्यापक रूप हुआ ए डज नॉट जीरो, इसका मतलब हुआ ए के जगह पर आप जीरो रख दे, ये बहुपद नहीं बनेगा, अच्छा वाला नहीं बनेगा, ठीक है, मैंने कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। इसके बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ए डज नॉट जीरो, यानी कि ए के जगह पे आप जीरो रख दीजिए तो स्क्वायर इसमें नहीं, मैंने क्वाड्रेटिक नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे लिखा गया ए डज नॉट जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो था, यहाँ पे ए के जगह पे आप जीरो रख दीजिए तो एक्स रहेगा नहीं, तो चर रहेगा ही नहीं, तो खाली बिना चर का बहुपद होता नहीं है, उसको तो मानते हैं, जब तक कोई एक चर नहीं होगा अकेला में, ठीक है, तब तक उसको बहुपद नहीं मानते, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या बहुपद हो सकता था, हाँ होगा, ठीक है, चर दिखाएंगे तब होगा। इसी प्रकार इसमें क्या है, एक एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए के जगह पर आप जीरो रख दीजिएगा तो ये क्यूब नहीं बचेगा, इसलिए त्रिघात नहीं होगा, यानी कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का ये क्या हुआ, व्यापक रूप हो गया, आपसे पूछा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।